हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप लोग? फिर दो तीन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग? एकदम दुआएं ठीक हैं, शुभकामनाएं हैं आप लोगों की। मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। दो दो दिन जो है क्लास नहीं चल पाई थी। हाँ जी। तो हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं? हेलो। तो पहले एक चीज़ ये तय हो जाए कि क्या क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लूँ या बाद में करूँ, या पहले फिगर्स ऑफ स्पीच। हाँ जी, ठीक। तो फिगर्स ऑफ स्पीच चल रहा था। आज नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। मेटोनिमी, एक्चुअली मेटोनिमी ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो मेटा और ओनामा से बना है। मेटा, ओनामा। और मेटा का अर्थ पता ही है, बियॉन्ड। ओनामा कहते हैं नेम को, यानी बियॉन्ड नेम, या ये भी आप कह सकते हैं चेंज फॉर नेम। चेंज फॉर नेम। मेटोनिमी में क्या होता है? इन मेटोनिमी एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद इट। मेटोनिमी में किसी वस्तु को अलग नाम से डेजिग्नेट करते हैं, वो नाम कि जो उस वस्तु से जुड़ा हुआ होता है। In metonymy, an object is designated by the name of something which is associated with it. अगर एग्जाम्पल लें हम, पहला एग्जाम्पल, the sign for the person or the thing symbolized. जैसे life is a journey from cradle to grave. Life is a journey from cradle to grave. क्रेडल कहते हैं पालने को, और ग्रेव कहते हैं कब्र को। यानी जीवन एक यात्रा है जिसकी शुरुआत पालने से होती है और जिसका अंत कब्र में होता है। तो क्रेडिल इज डेजिग्नेटेड फॉर बर्थ एंड ग्रेव इज डेजिग्नेटेड फॉर डेथ, राइट। और ये भी दूसरा एग्जाम्पल, बेटर एड्रेस द चेयर। अब चेयर को एड्रेस करने का मतलब क्या है? चेयर पर्सन। तो चेयर पर्सन इज एसोसिएटेड विद चेयर। दूसरा, कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन। मेटोनिमी उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं कि जब किसी कंटेनर में, किसी पात्र में कोई चीज़ रखी होती है। एग्जाम्पल अगर हम लें कि द केटल इज बॉयलिंग, केतली उबल रही है, तो यहाँ पर ये अर्थ नहीं है कि केतली उबल रही है, बल्कि केतली में रखा हुआ जो भी द्रव्य है वो उबल रहा है। ही कीप्स ए गुड सेलर। सेलर कहते हैं तहखाने को। आमतौर पर पाश्चात्य देशों में मदिरा के कलेक्शन को नीचे तहखानों में रखा जाता था। तो सेलर इज एसोसिएटेड विद वाइन। हम ये भी कह सकते हैं ही हैज गुड कलेक्शन, गुड स्टोर ऑफ वाइन्स। तो सेलर को हमने डेजिग्नेट किया, वाइन को डेजिग्नेट किया किससे? सेलर से। तो इसमें हो गया मेटोनिमी। नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगर नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया हो तो बोलें, फिर आगे बढ़ें। तीसरी चीज मेटोनिमी उसमें भी होता है, जैसे द आथर फॉर हिज वर्क। एग्जाम्पल अगर हमें वी आर रीडिंग मिल्टन, वी आर रीडिंग मिल्टन, हम लोग मिल्टन को पढ़ रहे हैं। अब मिल्टन को मरे हुए करीब 400 वर्ष हो गया। इट इज इम्पॉसिबल टू रीड मिल्टन। तो यहाँ पर मिल्टन को हम डेजिग्नेट कर रहे हैं उसके वर्क से, वर्क्स ऑफ मिल्टन। मिल्टन की रचनाओं को पढ़ रहे हैं, ना कि मिल्टन को। हम डू यू हैव, डू यू रीड, डू यू रीड शेक्सपियर। तो शेक्सपियर को पढ़ने का मतलब वर्क्स ऑफ शेक्सपियर और प्लेज ऑफ शेक्सपियर। Next idea, the instrument for the assent. The instrument for the assent. और a famous example है pen is mightier than sword. कलम तलवार से बड़ी होती है, ताकतवर होती है। तो पेन इज एसोसिएटेड विथ ऑथर्स और स्कॉलर, और शोड फॉर ब्रेव पर्सन। तो जब किसी वस्तु को डायरेक्ट न कह करके उससे जुड़ी हुई या उससे जो सिंबलाइज्ड चीज़ें हैं उसको हम व्यक्त करते हैं, तो उसमें मेटोनिमी होता है। नोट कर लें, फिर अगला जो है मिटाएं। बोलते रहिए। अगला फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं एसोनेंस। एसोनेंस वास्तव में वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग पोएट्री में होता है। इट इज ऑफन यूज्ड in poetry rather than in prose. एसोनेंस का प्रयोग ज़्यादातर कविताओं में करते हैं, प्रोज में नहीं करते हैं।
और इट रेफर्स टू द repetition of vowel sound repetition of vowel sound. जब भी किसी वावेल साउंड का रिपीटिशन होता है तो उसमें एसोनेंस अलंकार होता है। और एग्जाम्पल अगर हम लें, द सिल्कन सैट सर्टेन, द सिल्कन सैट uncertain, rustling of each purple curtain, rustling of each purple curtain, अब इसमें देखा जाए कि वावेल साउंड का रिपीटिशन कहाँ कहाँ पर है। तो सर्टेन, रस्लिंग, पर्पल और कर्टेन, ये वावेल साउंड है सिल्कन, silken, certain, rustling of each purple curtain, rush पर कर। तो ये वावेल साउंड का रिपीटिशन है, इसलिए इसमें क्या है, एसोनेंस। और एक फेमस एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड, ग्रेसियन अर्न का है, दाउ स्टिल अनरेविश्ड thou still unravished bride of whiteness, thou still unravished bride of whiteness, thou foster child thou foster child of silence of slow time, and slow time। इसमें आप जरा देख करके बताएं कि किस वावेल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। जरा बताएं तो। नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं, यस का नहीं, जैसे ब्राई, वाई, चाई, साई, टाई। क्लियर हो गई बात कि नहीं? जैसे देखें, ब्राई, वाई, चाई, साई, टाई। Thou still unravished bride of quietness, of foster child, silence and time। तो इसमें अगर रेपिटेशन देखा जाए तो ब्राइड, फिर इसके बाद जो है क्वाइट, फिर चाइल्ड, साइलेंट और टाइम। तो ब्राइट, क्वाइट, चाइल्ड, साइलेंस और टाइम, इसमें रिपीटिशन आपको
वॉवेल आई। नेक्स्ट लेते हैं डियर, मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट है फन। Fun consists in use of such a word with intention to impart more than one meaning. यानी जब एक शब्द का प्रयोग इस आशय से किया जाए कि उसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो तो उसमें पन होता है। और ये ध्यान रखिएगा, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ludicrous इफेक्ट। एक हास्यास्पद प्रभाव पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लें कि इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या ये जिंदगी जीने योग्य है? तो ये कहा जा सकता है कि यस इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन लिवर। इसमें बताइए किस शब्द में पन है? लेबर में, बिल्कुल सही है। लेबर के दो अर्थ हैं, द वन हु लिव्स ए लाइफ और दूसरा है द ऑर्गन ऑफ बॉडी। कि शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है लीवर। एज लॉन्ग एज लीवर इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, टिल दैट मोमेंट लाइफ एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। और दूसरा अर्थ ये है कि डिपेंड्स ऑन लीवर, इट डिपेंड्स ऑन मैन हाउ ही लिव्स हिज लाइफ। तो इज वर्थ लाइफ लिविंग, यस इट डिपेंड्स ऑन लीवर। लीवर में क्या है? पन है। एक बड़ा फेमस सा एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, An ambassador is a person who lies abroad for the good of his country. इसमें बताइए इस शब्द में पन है? बिल्कुल सही। लाइज का मतलब झूठ बोलना भी है और दूसरा लाइज का मतलब पड़े रहना। तो एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो विदेश में रहता है अपने देश की भलाई के लिए। और दूसरा अर्थ ये भी ल्यूडिकस इफेक्ट पैदा करने के लिए कहा जा सकता है
एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो विदेश में रह करके अपने देश की भलाई के लिए झूठ बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसे। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वास्तव में ग्रीक भाषा में क्लीमाक्स कहते हैं। ग्रीक वर्ड है क्लीमाक्स, और क्लीमाक्स का मतलब होता है लैडर। लैडर कहते हैं सीढ़ी को, और सीढ़ी दो काम में आती है, ऊपर चढ़ने के काम में भी और नीचे उतरने के भी काम में आती है। कि इन क्लाइमैक्स words are arranged from lower to higher degree of importance। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को दर्शाने वाले शब्दों को नीचे से ऊपर के क्रम में पिरोया जाता है तो उसमें क्लाइमैक्स होता है। जैसे अब एग्जाम्पल फेमस में ओफेलिया का, मैं व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, अगर भी ये केवल इतना ही आपको एग्जाम्पल में मिले तो आप ये समझ जाइएगा कि इसमें एक्सक्लेमेशन है। लेकिन इसके साथ अगर और भी शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे हाउ नोबल इन रीजन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, how infinite in faculty, in action how like an angel, how like an angel, in apprehension how like a God। हाउ लाइक ए गॉड। मैंने कहा कि अगर केवल इतनी ही लाइन आपको दी जाए कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो इसमें आपका एक्सक्लेमेशन होगा। लेकिन अगर इसके साथ ये भी लाइन जो है जुड़ जाती है तो इसमें आपका क्लाइमैक्स होगा। और क्लाइमैक्स कैसे है कि हाउ नोबल इन रीजन, कि सृष्टि की कितनी अद्भुत और आश्चर्यजनक रचना मनुष्य है। कि हाउ नोबल इन रीजन, अगर तर्क की बात की जाए तो वो कितना श्रेष्ठ है रीजन। और रीजन से थोड़ा बढ़ते क्रम में हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, अगर क्षमता की बात की जाए, फैकल्टी या ताकत की बात की जाए तो असीम शक्ति का मालिक है मनुष्य। अब जरा देखिए रीजन, रीजन से थोड़ा सा और बढ़ते हुए क्रम में इनफाइनाइट फैकल्टी, और
इन एक्शन, अगर कार्य की बात की जाए तो हाउ लाइक एन एंजल, मनुष्य ऐसे भी कार्य कर सकता है कि फरिश्तों को भी मात दे सकता है। इन एप्रीहेंशन कहते हैं समझ को, अगर उसके समझ और बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो हाउ लाइक गॉड, तो वह ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो रीजन, इनफाइनाइट इन फैकल्टी, लाइक एन एंजल, एप्रीहेंशन, ये एक या व्यक्ति के मानव के गुणों को बढ़ते क्रम में रखा गया है, इसलिए क्लाइमैक्स है। फिर से एक बार कह दूं कि अगर केवल इतना ही आपको एग्जाम्पल में आए और पूछा जाए कि इसके में क्लाइमैक्स है या इंटरोगेशन है या फिर एक्सप्लेनेशन है, तो आप केवल इसको क्या कहिएगा? अगर अलग से पूछी जाए तो वो है एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्लाइमैक्स है तो इसका एंटी क्लाइमैक्स भी है, क्योंकि क्लाइमैक्स का काम ही है लैडर, और लैडर का काम होता है ऊपर नीचे, और वो ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। तो इसका एंटी क्लाइमैक्स भी लेते हैं। कितना समय रह गया? 3 मिनट। एंटी क्लाइमैक्स, जिसको हम बैथोस भी कहते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिएगा कि अलेक्जेंडर पोप सेड इट बैथोस। बैथोस शब्द जो है वो अलेक्जेंडर पोप ने इन्वेंट किया है, विच मीन्स सिंकिंग, डूबना या नीचे उतरना। बैथोस शब्द का जो है इस्तेमाल अलेक्जेंडर पोप ने किया है। एंटी क्लाइमैक्स को ही वो बैथोस कहता था, और बैथोस का मतलब ही होता है sinking to the bottom. Anti-climax is opposite of climax. क्लाइमैक्स का बिल्कुल अपोजिट होता है एंटी क्लाइमैक्स। इट इज ए सडन descent from higher to lower. Example, hear thou Anna. Whom 3 reigns away. Whom 3 reigns obey, does sometimes counsel. Counsel take and sometimes be. एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एंटी क्लाइमैक्स है। जैसे पहले एग्जाम्पल को आप क्लियर कर लें, हियर दाउ अन्ना whom 3 reigns obey. रेंज कहते हैं क्षेत्र को,
यानी आकाश पाताल और मर्त्य लोक, त्रैलोक में जो है तुम्हारे आदेश चला करते थे, लोग तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करते थे, लेकिन डज समटाइम्स काउंसिल टेक, लेकिन अब तुमको दूसरे लोग सलाह देते हैं, एंड यू टेक सम टाइम टी, और कभी कभी तुम्हारे गुजर बसर केवल चाय पर होती है। दूसरा एक सरकास्टिक स्टेटमेंट है, दाऊद डलहौसी, द ग्रेट गार्ड ऑफ वार। डलहौसी, जिसको कभी ग्रेट गार्ड ऑफ वार कहा जाता है, उस वहाँ से नीचे उतर के लेफ्टिनेंट कर्नल बना, और फिर इसके बाद अर्ल ऑफ मार। मार एक छोटा सा इलाका है, वहाँ का सामंत बना। तो जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर यानी श्रेष्ठ गुणों से कमतर और निम्नतर गुणों को व्यक्त करते हैं तो वो एंटी क्लाइमेक्स होता है। ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच और रह गए हैं, जैसे लिटोटस है, माइसोलिसियस है, इसकी चर्चा जो है कल हो जाएगी। और आप लोग कहें तो क्या टेस्ट पेपर की चर्चा हो जाए या फिर जो है कल के लिए रखा जाए? चलिए ठीक है, कल रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।